जय हिंद। स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। आज हम डिस्कस करेंगे FST 18 का पेपर 2। और ये पेपर सिंपल था, मतलब इजी पेपर था, टफ बिल्कुल नहीं था, इजी पेपर था। अगर आपको कोई भी चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप पेपर को कर पाएंगे। अगर आप ढंग से करें तो हो सकता है कि आप मतलब अच्छा खासा स्कोर कर लें। मे भी शायद आप 100 आउट ऑफ 100, मतलब जितना मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम आप स्कोर कर लें, मतलब आपका स्कोर मैक्सिमम के बराबर आ जाए, ऐसा संभव है इस पेपर के अंदर। तो आइए हम सवालों को देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले सवाल है, आपको क्या बोला गया? द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग 2 प्लेट्स ऑफ सिल्वर एंड सोडियम हैविंग वर्क फंक्शन 4.6 एंड 2.3। तो अगर आप बात करें सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो वर्क फंक्शन है वो है 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप बात करें सोडियम की तो सोडियम का वर्क फंक्शन कितना है आपके पास? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सवाल में गिवन है। लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू 200 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपको बोला गया SC, तो एनर्जी निकालता हूं। पहले एनर्जी को लिखा SC बाय लैम्डा, इसकी वैल्यू है नैनोमीटर डिवाइड बाय 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर मार दिए, साफ हो गया आपके पास। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में एनर्जी है। सबसे पहले क्या बोला गया? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Kemax कितना आएगा आपके पास? 6.2 माइनस 4.6, दैट विल बी, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1.4, 1.6 आ गया ना, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ये किसके अंदर है आपके पास? सिल्वर के अंदर है। अगर आप बात करें सोडियम के अंदर, तो सोडियम में Kemax कितना आएगा आपके पास? दैट इज 6.2 मल्टीप्लाई 2.3। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 और 3.2, 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अब आपसे दोनों का रेशियो पूछा गया, रेशियो निकालें, दैट इज 16/39। ठीक है, 16/39 अगर आपने सोल्व कर दिया, वैल्यू कितनी है? 0.41। मतलब ए ऑप्शन तो मैच कर रहा है। फिर बोला गया था रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा यार? वो कैसे निकालें हम? तो हम क्या लिखेंगे? H न्यू थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 4.6 सिल्वर के लिए, H न्यू थ्रेशोल्ड इज इक्वल 2.3 इसके लिए। दोनों का रेशियो निकाल दो, आ जाओ। इसकी वैल्यू कितनी? 4.6 डिवाइड बाय 2.3, तो वैल्यू आ गई 2। पर इसने बोला 0.5, 0.5 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि सिल्वर बाय सोडियम की बात चल रही है ना, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यही बात चली, पहले किसका? सिल्वर का, फिर सोडियम का। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो वो 2 आ रहा है। फिर बोला गया था रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को करेंगे उल्टा हो जाएगा, और इसी का निकालना था आपके पास में। तो ये वाला एक्सप्रेशन 2 आ रहा है आपके पास। आपको पूछा किसका गया? लैम्डा टी बाय लैम्डा टी डैश। समझ में आ रहा है ना? ऊपर किसका लिखना है? ऊपर सिल्वर का लिखना है, नीचे सोडियम का लिखना है। अभी ये क्या लिखा हुआ? ये आया आपके पास सोडियम का, और ये किसका है? सिल्वर का। उल्टा करेंगे आप इसको तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, दैट इज लैम्डा टी बाय लैम्डा टी डैश, इसकी वैल्यू होगी 0.5। मतलब सी ऑप्शन मैच कर रहा है। द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आप लिखेंगे SC बाय लैम्डा इज इक्वल टू W0 प्लस EVS। किस किसका ग्राफ बनाना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू लिख दो आप। तो ये तो बन गया Y और ये बन गया X। तो इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? W0 प्लस E बाय H और VS। तो ये स्लोप तो कांस्टेंट ही है आपके पास। तो द रेशियो ऑफ स्लोप, तो स्लोप अगर कांस्टेंट है तो स्लोप का रेशियो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन सही हो गए इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सिंपल सा सवाल था, आपसे होना चाहिए था। छाप लीजिए। सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, सिंपल सवाल है। इसमें ये बोला कि जो टाइम पीरियड है वो इतना आना चाहिए। टाइम पीरियड कितना चाहिए? π√m/k इतना आना चाहिए। अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें हम ये लिखते हैं कि m रेड्यूस्ड यूज करते हैं ना आप यहाँ पे। तो m रेड्यूस्ड कितना आएगा आपके पास? m रेड्यूस्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो 2 ये m/2 आ गया। फिर आप क्या लिखेंगे? 2kx इज इक्वल टू m/2 मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पे आ गया 4k बाय m का रूट, ये आ गया बच्चों ओमेगा। तो टाइम पीरियड निकालना तो कितना आएगा? 2π डिवाइड बाय, तो ये वाली बात सही बैठ गई, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाले केस में मतलब रेड्यूस मास लेते हैं ना, m नहीं लेते, आप रेड्यूस मास लेते हैं। तो आप रेड्यूस मास लेके आप kx के बराबर करेंगे तो ये रिजल्ट बन के आता है। ठीक है बच्चों, अब इस वाले सवाल में देखते हैं। अगर आप इसको कुछ x डिस्टेंस शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए मीन पोजीशन के बाद में हम रिस्टोरिंग फोर्स चेक कर रहे हैं। हम क्या चेक कर रहे हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप इसे x नीचे लेके आएंगे तो ये x/2 नीचे आएगा। तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा? kx/2। फाइन, तो ये वाला टेंशन, ये वाला टेंशन, तो आप क्या बोले? 2t किसके बराबर आएगा? 2t है kx/2, तो t की वैल्यू कितनी है? kx/4।
4। तो यहां से जो ओमेगा आएगा आपके पास, आप क्या लिखेंगे, kx/4 इज इक्वल टू m में, तो a की जो वैल्यू आ गई दैट इज k/4m और x, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, √k/4m। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π/ओमेगा, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। तो ये वाली चीज मतलब वो वाला जो एक्सप्रेशन को चाहिए वो नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन बी नहीं होगा। सी में चेक करते हैं, आप इसको x नीचे लेके जाइए तो ये भी कुछ x नीचे आएगा। अच्छा, अगर ये बच्चों x नीचे आएगा तो यहाँ पे जो आपके पास में इसमें एक्सपेंशन होगा वो 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बिकॉज x नीचे आएगा तो यहाँ पे भी x चाहिए, यहाँ पे भी x चाहिए, तो इसको 2x होना पड़ेगा। तो इस वाली रस्सी में अगर आप टेंशन देखेंगे, टेंशन तो आ जाएगा 2kx, किसके अंदर, इसके अंदर। यहाँ पे आप टेंशन देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4kx, इस वाली रस्सी के अंदर। फिर आप क्या लिखेंगे, 4kx इज इक्वल टू m में, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई √4k/m। तो यहां से जो आपको रिजल्ट चाहिए था t इज इक्वल टू π√k/m, m/k, वो मैच कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाली आपके पास ओमेगा की वैल्यू होगी, टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, 2π/ओमेगा, तो 4k/m ये साफ हो जाएगा, तो वो एक्सप्रेशन आ गया जो आपको चाहिए था। तो सी ऑप्शन भी सही हो जा रहा है। डी में अगर आप चेक करेंगे, इसको x नीचे लेके जाएंगे तो स्प्रिंग भी कुछ x एक्सटेंड होगा, तो टेंशन कितना बनेगा आपके पास, kx इज इक्वल टू m में, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, √k/m। तो टाइम पीरियड आप देखेंगे तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π√m/k, जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला। तो जो हमारे जो ऑप्शंस में जो हमें सवाल में बोला गया कि आपको जो टाइम पीरियड चाहिए वो दो ही ऑप्शन से मिल रहा है, कौन कौन से में, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, सिंपल सवाल था। प्रॉब्लम नंबर 3 प्रॉब्लम है वो थोड़ा बेटर है। उसमें क्या बोला गया, एन अर्थ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस a। ये अर्थ मान लिया हमने, इसका मास कुछ आपको गिवन है कैपिटल N, और यहाँ पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है कितनी रेडियस के अंदर, a रेडियस के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, इस सैटेलाइट से एक गन से एक बुलेट को फायर किया गया v0/2 वेलोसिटी से, मतलब एक गन को इधर v0/2 से, वो इसके रिलेटिव है, इस सैटेलाइट के रिलेटिव है, तो ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v0/2 + v0। मतलब जो आपके पास में रिकॉइल वेलोसिटी आएगी जो सैटेलाइट की, वो 0 है, बिकॉज सवाल में बोल दिया गया कि जो सैटेलाइट का मास है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ बुलेट, तो जो रिकॉइल वेलोसिटी सैटेलाइट की आएगी वो बहुत ही कम आएगी। तो मैंने क्या बोला, आपने सैटेलाइट से प्रोजेक्ट किया, तो सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी थी टुवर्ड्स द अर्थ v0/2, पर अगर आप सैटेलाइट से उतरे ग्राउंड फ्रेम में चले जाएंगे तो वो वाली वेलोसिटी भी आपको देनी पड़ेगी, तो नेट इतनी वेलोसिटी का, अब आप मानिए बस ये बुलेट है, ऐसी वेलोसिटी है उसके पास। अब क्या होगा, अब ये कुछ ऐसे इलिप्टिकल पाथ लेगा, ऐसे करे कुछ यहाँ पे, ऐसे करे कुछ इलिप्टिकल पाथ में से कुछ जाएगा। अगर इलिप्टिकल पाथ में जाएगा, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं बनी, पर ऐसे कुछ मान लीजिए आप इलिप्टिकल पाथ, क्लियर, ऐसा कुछ इलिप्टिकल पाथ पकड़ेगा। अगर ऐसा कोई इलिप्टिकल पाथ आएगा तो सारे केस में क्या होगा, आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे, एपीहीलियन का पॉइंट आएगा, पेरीहीलियन का पॉइंट आएगा, जैसा कि आता है सवाल के अंदर। तो इसमें कुछ कुछ बातें पूछी गई, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ बुलेट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा, वो ये जानना चाह रहा है। ठीक है, मिनिमम स्पीड पूछ रहा है, मिनिमम स्पीड के 2 ऑप्शंस दिए हैं, और टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तब 2 चीजें लगाएंगे हम, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो आप बोलेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना, mv0a। फिर जनरल पोजीशन पे क्या लिख देता हूं, mv × r, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां पे ये साफ हो गया आपके पास, तो एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। दूसरा एक्सप्रेशन बच्चों लिखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। यहाँ पे जो v0 है वो क्या है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। v0 की वैल्यू पता है आपको, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आता है आपके पास, √gm/a, बिकॉज सवाल में बोला गया पहले वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा था। अब देखिए टोटल एनर्जी की बात करता हूं। टोटल एनर्जी अगर आप देख रहे थे तो इनिशियल कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी लिखी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों की। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं तो कितना आएगा, ½ v0² + v0² / 4 काइनेटिक एनर्जी लिख दी। दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के ऊपर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करके देखिए तो कितना टोटल एनर्जी, तो ये तो बन गया -gmm/a + ½ v0² का एक्सप्रेशन बन गया gm/a, और ये बन गया gm/4a। सही, थोड़ा देखें सोल्व करके क्या वैल्यू बन रही है इसकी। तो ये आपके पास बन गया 5/4, 5/8, तो यहां पे बन गया ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है आपके पास, 5/8 gmm/a, तो टोटल आया दैट इज -3/8। ये टोटल एनर्जी है, मतलब हमने इनिशियल वाले केस में टोटल एनर्जी निकाली, तो एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए, तो आप कोई पॉइंट की बात करें टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन यही रहना चाहिए। अब इसने कुछ कुछ बातें की, टाइम पीरियड की बात कर लेता हूं।
देखिए अगर ये इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, अब इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो अब जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितने की, माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई 2 एस बोल देता हूं ना। ये एस क्या है आपके पास में, ये आपके पास सेमी मेजर एक्सिस हो गया, सेमी मेजर एक्सिस। ऐसे ही करते हैं ना, टोटल एनर्जी जो आपके पास आती है डेट जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर आती थी अगर आपके पास में सर्कुलर पाथ हो, और अगर आपके पास इलिप्टिकल पाथ हो तो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस आता है ए। मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखा बिकॉज ए यहाँ पे यूज हो चुका है, तो मैंने एस लिखा है। बात समझ में आ गई बच्चों, यहाँ पे एस क्या है आपके पास, सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, दोनों बराबर कर दिया। अच्छा अब आप यहाँ पे थोड़ा काट के देखिए, इसको साफ कर दीजिए। तो भाई साहब जो s की वैल्यू निकल के आ रही है, s की वैल्यू दैट इज 4a/3, s की वैल्यू कितनी है, 4a/3। मैंने आपको जब नोट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी आपके पास में जो इलिप्टिकल पाथ में दैट इज जी m1 m2 डिवाइड बाय 2a होगा, और a वहां पे सेम मेजर एक्सिस होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए फटाफट यहां से सेम मेजर एक्सिस की लेंथ आ गया आपके पास। अच्छा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन याद कीजिए, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2 पाई r टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय √gm। सैटेलाइट की मोशन में याद कर ले, सिर्फ जब सैटेलाइट का मोशन पढ़ा था हमने सर्कुलर में, तो ये आया था टाइम पीरियड t इज इक्वल 2 पाई r टू द पावर 3/2 √gm। मैंने बोला था अगर सर्कुलर पाथ होगा तो यहाँ पे रेडियस आएगा, और अगर इलिप्टिकल पाथ होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सेमी मेजर एक्सिस आएगा। ये दोनों रिजल्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी का जो रिजल्ट था आपके पास में सर्कुलर सैटेलाइट की, जो जब सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में जाती थी जब जो टोटल एनर्जी आती है सेम एनर्जी आएगी अगर इलिप्टिकल पाथ है, बस वहां पे रेडियस की बजाय क्या आ जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं करके। एस की वैल्यू हमें पता है, एस की वैल्यू कितनी है, 4a/3। तो टाइम पीरियड देखा तो कितना बन गया, 2 पाई 4a/3 की पावर 3/2 √gm, ये आ गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो डी ऑप्शन मैच कर गया। अब हम ऊपर चलते हैं। अभी मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस की इन सब की बातें थोड़ी चल रही है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस। अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए टोटल एनर्जी तुझे पता है कितनी, टोटल एनर्जी -3gm1 m2/r। ये किस किस के बराबर होगा, हाफ mv² माइनस gmm डिवाइड बाय r इज इक्वल टू -3/8 gmm डिवाइड बाय a। अब आइए थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें r की वैल्यू निकालनी है ना, r के बारे में पूछा जा रहा है। तो r की वैल्यू अगर निकालनी है तो एक काम करते हैं, v को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो आप अगर वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे तो यह टर्म बन जाएगा हाफ m v0² a² डिवाइड बाय r² माइनस gmm डिवाइड बाय r इज इक्वल टू -3/8 gmm डिवाइड बाय a। स्मॉल m साफ हो गया। v0 की वैल्यू पुट करता हूं तो कितना आएगा, v0 की वैल्यू gm डिवाइड बाय a, ऊपर a² है नीचे r² है, माइनस gm डिवाइड बाय r -3/8 gm डिवाइड बाय a। क्या कट रहा है, gm साफ हो गया, यहाँ पे a से a साफ हो गया आपके पास। तो एक्सप्रेशन में आ रहा है a/2r² माइनस 1/r इज इक्वल टू -3/8। अब ऐसे थोड़ा सोल्व करके हमें r की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम एक काम करते हैं, पूरे को r² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो बन गया a/2, यहाँ पे कितना बन गया -r, और यहाँ पे कितना बन गया इज इक्वल टू -3/8 r²। टर्म को इधर ले आते हैं, इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 3/8a r² माइनस r प्लस a/2 इज इक्वल टू 0। पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया आपके पास, और यहाँ पे कितना आ गया 4a आ गया। ठीक है, और क्या करें, ये भी हटा देंगे, इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा -8ar, और यहाँ पे a² बन जाएगा। डन। अब देखिए अब कुछ मिल रहा है क्या हमें, हम इसका ऐसे लिख सकते हैं 3r² माइनस 6ar माइनस 2ar प्लस 4a² इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लीजिए 3r कॉमन निकाल कितना आएगा, r माइनस 3r कॉमन निकाला ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आपके पास r माइनस 2a, ठीक है। यहाँ पे भी आप 3r कॉमन निकाल दीजिए, नहीं यहाँ पे आप क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 2a कॉमन निकालिए। 2a कॉमन निकालेंगे तो यह टर्म कितनी बन जाएगी, r माइनस 2a। ठीक है, तो आपके पास जो दो वैल्यूज बन गई, ये वाला बन गया और r माइनस 2a बन गया। तो r की दो वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, एक तो r की वैल्यू आपके पास आ रही है r इज इक्वल टू 2a/3, और एक r की वैल्यू आ रही है 2a। मतलब ये दो वैल्यूज आपके पास है, 2a/3 और 2a। इसका क्या मतलब है, अगर इलिप्टिकल पाथ आपके पास में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है आपके पास, दैट इज 2a/3
फाइन। और जो लार्जर डिस्टेंस है आपके पास, और वो कितनी आ रही है आपके पास, 2a आ रही है। क्लियर? क्योंकि वही दो पॉइंट्स होंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज एपिहीलियन पॉइंट पे पेरिहीलियन पॉइंट के ऊपर ही वेलोसिटी जो होगा इस वाली लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, बाकी कोई पॉइंट पे नहीं होगा। 2 पॉइंट आने में चाहिए था, वो दोनों पॉइंट आ गए। अच्छा, अब ये सवाल अगर ऐसा आ गया फिर कहानी खत्म होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ बुलेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ शुड बी 2a, 4a/3 नहीं तो a गलत हो गया। मिनिमम स्पीड की बात की, मिनिमम स्पीड कब आएगी आपके पास में, मिनिमम स्पीड आएगी इसी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आप अगर पेरिहीलियन पॉइंट पे देखें स्पीड ज्यादा होती है, एपिहीलियन पे कम होती है। तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, यहां पे क्या लिखेंगे, mv0a इज इक्वल टू mv मल्टीप्लाई 2a, क्योंकि इसकी उस टाइम पे जो डिस्टेंस है वो 2a है। m से m साफ हो गया, a से a साफ हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, v0/2 आ गई। ऐसा कुछ है क्या रिजल्ट? हाँ है, बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। मिनिमम स्पीड की बात होगी तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। बच्चों सवाल सिंपल था पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपके पास में आपको ये एक्सप्रेशन निकालना पड़ा, क्वाड्रेटिक बना हुआ सोल्व करना पड़ा, पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। छाप लीजिए, बढ़िया सवाल है। प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपसे बोला गया कि एक इस ओ पॉइंट के अबाउट एक पार्टिकल सस्पेंड किया गया ना, ऐसे ओ पॉइंट के अबाउट, और ये जो लेंथ है वो 2 मीटर है। इसका जो मास है वो मास 1 kg है। ठीक, तो आपसे क्या बोल रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें चेक करना है वो सही है नहीं। उससे बोला कि अगर u की वैल्यू आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड होगा तो पार्टिकल विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैंने बोला u मिनिमम जो होना चाहिए, u मिनिमम फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कितना होना चाहिए, √5g होना चाहिए, √5g। वैल्यू चेक करते हैं, 5 g की जगह 10, l की जगह 2, तो कितना चाहिए हमें, दिस वैल्यू शुड बी 100, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड अगर होगा तो बात बन जाएगी, और 10 मीटर पर सेकंड है तो ए ऑप्शन सही हो गया। फिर इसने बोला फॉर यू इज इक्वल टू √7 मीटर पर सेकंड पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट मोर देन 90 डिग्री विद वर्टिकल। तो 90 डिग्री तक डिफ्लेक्ट करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, मतलब यहाँ पे कितनी हो, √2g अगर आपके पास में होगी जस्ट पार्टिकल यहाँ तक पहुंच जाएगा, और अगर √2g से ज्यादा होगी 90 डिग्री को क्रॉस करेगा। तो मैंने बोला कि u जो होना चाहिए, ये पहले के लिए हो गया, सेकंड के लिए u ग्रेटर देन होना चाहिए √2g से, तभी 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। इसकी वैल्यू देखते हैं, वैल्यू अगर आप देखें दिस विल बी √2, 10 और l, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 2√10, 2√10। अगर आप 2√2 की इसकी वैल्यू निकाल देखें तो ये वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 2√2, ठीक है, 2√10। अच्छा, √10 की वैल्यू आपके पास में कुछ 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.3 के आसपास आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें 66.6 के आसपास आनी चाहिए, मतलब अगर 6.6 के आसपास अगर ये वैल्यू होती तो आपके पास में ये इसको क्रॉस कर जाएगा, पर वैल्यू आपके पास में ज्यादा है, वैल्यू कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड है। तो ये बात सही है कि 7 मीटर पर सेकंड अगर आप देंगे तो वो से आगे बढ़ जाएगा। फिर आपसे बोला गया इफ u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड पार्टिकल मैक्सिमम हाइट रीच विल बी 5 मीटर। If u is equal to 12 मीटर पर सेकंड, the maximum height reached by the particle 5 मीटर। 5 मीटर जा ही नहीं सकता भाई, अगर यहाँ पे 2 मीटर है ना तो ये 2 मीटर मैक्सिमम कितना जा सकता है, 4 जा सकता है, उससे ज्यादा जा सकता नहीं है आपके पास। तो वेलोसिटी आपने दे रहे 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड देंगे तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, और वर्टिकल सर्कल अगर कंप्लीट करेगा तो मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, 4, 5 जा सकता नहीं है, तो सी ऑप्शन फेल हो गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में बोल रहा है ये भाई साहब कुछ 20 मीटर पर सेकंड है, कितना है, 20 मीटर पर सेकंड वो स्पीड दे रहा है डी ऑप्शन के अंदर। मैंने बोला ये कुछ √NGL मान लेता हूं ना मैं, NGL मैं देख लेता हूं इस एक्सप्रेशन में कितनी वैल्यू है, बिकॉज इस एक्सप्रेशन की अपने को आदत है। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपके पास 20, और यहां पे बन गया 400, ये यहां पे साफ हो गया, तो n की वैल्यू कितनी है, 20। तो एक्चुअल जो वेलोसिटी आपने दी है वो वेलोसिटी यहां पे दी है √20GL, √20GL। मैंने क्या किया, इस 20 मीटर पर सेकंड को इसकी फॉर्म में लिख दिया, इतना सही है, ठीक। अगर √20GL आपने दिया है तो आपको पता होगा वर्टिकल सर्कल में यहां पे जो डिफरेंस आएगा √4GL का डिफरेंस आएगा, तो यहां पे जो बचेगी दैट इज √16GL। अब आप क्या लिखेंगे, यहां पे टेंशन अगर निकालना होगा इस वाले पॉइंट पे तो टेंशन नीचे, mg भी नीचे, तो हम क्या लिखेंगे T प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r। तो T की वैल्यू हमें निकालना है, mg की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, T प्लस mg की वैल्यू कितनी है, 10 होगी ना, सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू m की वैल्यू 1, v² की वैल्यू कितनी है, 20GL डिवाइड बाय r की वैल्यू होगी 10, सॉरी r की वैल्यू होगी 2, यहां पे बन गया 10। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 10, 100 और ये 200 माइनस 10, सही है क्या। तो t की वैल्यू कितनी है, 190 न्यूटन,
सही किया क्या हमने? एक बार देखो कुछ गलती है क्या? T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा V यहाँ पे 20 नहीं बचेगा ना, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने लिखा T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर जो है 16GL और डिवाइड बाय आर का आर में ये साफ हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये 160 आ गया आपके पास, दिस इज 160, 10 यहाँ पे जाएगा तो कितना आएगा 150। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपके पास में कौन कौन से ऑप्शन मैच कर गया? ऑप्शन ए मैच कर गया, ऑप्शन बी मैच कर गया और ऑप्शन डी मैच कर गया। तो सिंपल सवाल था, अगर आपको वर्टिकल सर्कल पता है, ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पे √20GL होगा तो यहाँ पे √4GL की वैल्यू कम हो जाती है, यहाँ पे 20 तो यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 6 होता। आप चाहे तो आप वर्क एंड थ्योरम से बेसिक से भी कर सकते हैं, पर इतना पता होगा तो आप जल्दी जल्दी सवाल निपटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम में आपको बोल रहा है कि जो IRMS की वैल्यू है, IRMS वो वैल्यू है आपके पास दैट इज 2.2 एम्पियर, ऐसा है IRMS। तो अगर मैं यहाँ पे इम्पीडेंस देखूं सर्किट की, सर्किट इम्पीडेंस कितना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ VRMS डिवाइड बाय Z इज इक्वल टू IRMS। तो यहाँ से जो Z की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 100 ओम, मतलब Z कितना होना चाहिए 100 ओम होना चाहिए, पर ये रेजिस्टेंस खुद ही 100 ओम है, तो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा ना, ये तो 100 ओम है, ऊपर क्या बनेगा आपके पास XL, नीचे क्या बनेगा XC। अगर ये एक दूसरे को कट कर दें, ये दोनों कट करें तभी 100 ओम बनना पॉसिबल है, अगर दोनों ने एक दूसरे को कट नहीं किया तो Z की वैल्यू हमेशा 100 से ज्यादा आएगी। तो Z को 100 बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, XC और XL ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस तो 1/ωc लिखा, और ये कितना आएगा ओमेगा तो 2πf, तो ये आ जाएगा 100π, 1/ωc इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L की वैल्यू 1/π। ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है निकल के, दैट इज 1/10⁴π। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन में इसने बोला कि द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज 100 माइक्रोफेराड, 100 माइक्रोफेराड, तो वो यही है, इसको आप 100 माइक्रोफेराड भी लिख सकते हैं ना, 100/π माइक्रोफेराड लिखा जा सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। पावर फैक्टर की बात की, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर आपके पास में होता है ये जो फेज डिफरेंस है आपके पास में, जो VRMS में, यहाँ पे जैसे ये करंट का फेज हो गया ना आपके पास में, तो V में और I में जो फेज होता है उसको cos phi को बोलते हैं ना पावर फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं cos phi होता है आपके पास में R/Z, तो Z R के बराबर है तो ये वाली वैल्यू 1 आ रही है, तो द पावर फैक्टर 1 है, ये बात सही है। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का जो फॉर्मूला आता है दैट इज IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई R, ये एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। IRMS की वैल्यू लिखी जाए, IRMS की वैल्यू कितनी है 2.2, 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 100, ये से साफ हो गया आपके पास। इसको सोल्व करें तो कितना आएगा 484 आ जाएगा, नहीं 484, 22 का स्क्वायर 484। फिर क्या बोला गया, द RMS वैल्यू ऑफ द सर्किट इंक्रीज बाय √2 टाइम इफ इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट। अगर आप इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे, अगर आपने इस इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया तो अब की बार यहाँ पे कुछ XC आ जाएगा, ठीक है, ये XL तो बचा ही नहीं, सिर्फ XC आ गया, मतलब XC है और R है, तो अब की बार जो Z की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आएगी R से, और Z की वैल्यू अगर ग्रेटर देन R से आएगी, Z की वैल्यू बड़ी होगी तो करंट की वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए सवाल है बोला द RMS वैल्यू इन द सर्किट इंक्रीज बाय √2 टाइम, ये बात गलत है, बढ़ेगी नहीं आपके पास में, घटेगी। अगर कितना घटता वो हमें निकाल के देखना पड़ता, पर सवाल बोल दिया कि इंक्रीज, तो वो तो वहीं पे गलत हो गया। तो आपके पास 3 ऑप्शन मैच करे, कौन कौन से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ये वैल्यू इजीली आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना वैल्यू में चेंज आया तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, XC की वैल्यू लिख दी मैंने 1/ω, और C की वैल्यू आपके पास है 100/π और ऊपर 10⁻⁶, ये पाई साफ हो गया तो ये ऊपर 100 ओम आ गया ना। तो आपके पास में जो अब नया Z बन गया वो बन गया 100√2, क्योंकि ये 100 ओम, ये वाला 100 ओम, नेट कितना बन गया 100√2। जो करंट होगा वो √2 टाइम कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं आपके पास। तो 3 ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सिंपल सा सवाल था, आपसे होना चाहिए था। ये एक्सप्रेशन है ना आपके पास √x इज इक्वल टू 2t - 3, इसको थोड़ा देखते हैं सोल्व करके। तो ये तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 2t - 3 का होल स्क्वायर। अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो आप लिखेंगे dx/dt, इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 2t - 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा 4 × 2t - 3, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन।
तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये पोजीशन का एक्सप्रेशन है। अगर आप एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो वो कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोला गया कि द बॉडी इज एट रेस्ट एट t इज इक्वल टू 3/2। बॉडी जब रेस्ट पे होगी, एट रेस्ट, जब आपके पास में रेस्ट पे होगा उस टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी तो उस टाइम पे टाइम कितना होना पड़ेगा, t इज इक्वल टू 3/2। यही इसने बोला है, तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। फिर क्या बोलते, बॉडी इज स्पीडिंग अप ऑल द टाइम, बॉडी इज स्पीडिंग अप ऑल द टाइम। ये वाली बात सही है क्या, ये वाली बात गलत है, क्योंकि अगर आप t इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी थी आपके पास में वो कैसी थी, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी दैट इज नेगेटिव -12 मीटर पर सेकंड। फिर एक टाइम पे 0 बनी, तो अगर बीच में 0 बनी है तो ऑब्वियस स्पीडिंग अप तो नहीं हो रहा है, पहले घट रही है आपके पास में, कुछ ऐसे सिनेरियो है ना आपके पास, देखो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी -12 मीटर पर सेकंड, 3/2 पे है 0, तो ये कहां पे स्पीडिंग अप हुआ, स्पीड अप तो नहीं हो रहा बिकॉज घटी है स्पीड, तो ये वाली बात तो गलत होगी। फिर बोला था पार्टिकल इज डी एक्सीलरेटिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3/2। अब आप देखिए, इनिशियली आपके पास में जो स्पीड थी वो -12 थी, अब वो धीरे धीरे घटती जा रही है। अब देखिए टाइम के साथ धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती जा रही है, सही है नहीं एक्सप्रेशन। अब जैसे टाइम आप बड़ा पुट करेंगे वैसे घटती जा रही है। कब तक घटती है, 3/2 पे, 3/2 पे क्या बन गया, 0 बन गया। फिर उसके बाद में आप देखिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और फिर वो पॉजिटिव ही आती रहेगी, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है, यही है आपके पास। तो हम अगर ये देखेंगे भाई साहब t इज इक्वल टू 3/2 से ऐसा कुछ हो रहा है कि t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 3/2 में स्पीड क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे कितनी बन गई स्पीड, 0 बन गई है आपके पास, और यहाँ पे जो स्पीड थी वो -12 मीटर पर सेकंड थी। क्लियर। फिर इसके बाद में इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्पीड क्या होती रहेगी, कंटिन्यूसली रेस करती रहेगी। तो इसने बोला कि द बॉडी इज डी एक्सीलरेटिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3/2, ये बात बिल्कुल सही है। फिर इसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 2 सेकंड्स। तो अगर 2 सेकंड में हम अगर देखेंगे तो आप ऐसे बात करेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल की पोजीशन थी वो था x इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 0 पे, सही। फिर बीच में रुका है, जहां पे रुका हुआ पहले वो पॉइंट चेक करना पड़ता है। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहां पे रख के पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 पे। फिर x इज इक्वल टू 0 पे आया पार्टिकल, यहां पे गया, इसी डायरेक्शन में रही वेलोसिटी, यहां तक आया। फिर इसके बाद में डायरेक्शन बदली है बिकॉज वेलोसिटी पॉजिटिव हुई है आपके पास। और फिर आपका जो टाइम है वो कितना, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे आप x की वैल्यू देखिए, तो अगर आप 2 सेकंड पे देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2 पुट कर दी तो ये 1 आ रहा है आपके पास। तो फाइनली पार्टिकल कहां पे आ गया, x इज इक्वल टू 1 पे आ गया। तो पार्टिकल 9 से चला ऐसे जाके फिर यहां पे आया, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला आपके पास, तो 9 ये चला, 1 ये, तो टोटल कितना चला, 10 मीटर चला आपके पास। तो क्या डी ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो इस सवाल में 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं आपके पास, कौन कौन से, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। फोन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, सिंपल सवाल है आपके पास। बोला गया था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब अबाउट पॉइंट O। तो यार ये डिस्टेंस आपके पास में कुछ L है, इस वाले पॉइंट का नाम O है आपके पास। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अगर ये R है तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो ये वाली जो वेलोसिटी V है ये परपेंडिकुलर है, दिस इज कोनिकल पेंडुलम ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के बोर्ड हिंज है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो इस वाले में और वेलोसिटी में जो एंगल है वो कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। तो आप ओमेगा अगर आप बात करेंगे अबाउट पॉइंट O तो वो आ जाएगा V/L। ठीक है। फिर बोला एंगुलर वेलोसिटी अबाउट y एक्सिस, दिस एक्सिस इज नेम्ड एज y एक्सिस। तो इसके अबाउट अगर आप देखेंगे तो ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। अब ये सेटअप समझ पा रहे हैं कुछ कैसा होगा, ऐसे मान लीजिए ये एक वायर है ना आपके पास, ऐसे वायर, तो ऐसी है वेलोसिटी आपके पास, क्लियर। तो ये वेलोसिटी इसके भी परपेंडिकुलर है, इस y एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगी आपके पास। अगर आप यहाँ पे ऐसे r देखेंगे, ये डिस्टेंस कितना आ गया, l sin 45, तो ये वाली वेलोसिटी l sin, ये जो वेलोसिटी, ये जो डिस्टेंस होगी इसकी परपेंडिकुलर है आपके पास, ऐसे है, आउट ऑफ द प्लेन है ना ये वेलोसिटी। तो अगर आप देखेंगे ओमेगा अबाउट y एक्सिस तो वो कितना आ जाएगा, v डिवाइड बाय l बाय √2, क्लियर। फिर बोला गया द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द बॉब अबाउट पॉइंट O। इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क आएगा आपके पास, तो टेंशन का टॉर्क तो 0 हो गया, सिर्फ mg का टॉर्क आ रहा है, ये रहा mg। तो टाउ कितना आएगा आपके पास, टाउ अबाउट O दैट इज mg, और ये डिस्टेंस होगी l बाय √2। फिर आपसे बोला टॉर्क एक्सपीरियंस अबाउट द y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट अगर आप बात करेंगे तो एक तो mg लग रहा है, फिर एक टेंशन को ऊपरी तरफ कंपोनेंट हो गया t cos 45 और एक इधर आ गया t sin 45, ठीक है। ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं बिकॉज कोनिकल पेंडुलम में यही कंडीशन होती है कि इस डायरेक्शन में f नेट 0, और ये वाला जो है इसकी वजह से आप टॉर्क कुछ आएगा नहीं। क्यों टॉर्क नहीं आएगा, बिकॉज इसकी वजह से इस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम सकती नहीं है। इसका r क्रॉस f अगर आप देखेंगे तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा।
अगर आप इस वाले की वजह से देखेंगे तो आर कैसा है आपके पास में, आर ऐसा है और एफ भी ऐसा ही है, सॉरी आर और एफ ऐसे हो गए तो एंगल कितना है 0, तो इसकी वजह से वैसे टॉर्क नहीं आना, तो इन दोनों कैंसिल आउट हो गया, इसकी वजह से आना नहीं है आपके पास। तो आप देखेंगे तो टाउ अबाउट वाई एक्सिस, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन इसके अंदर मैच कर जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8 आपके पास में स्ट्रिंग इन वेव, मतलब जो आपके पास में वेव के जो स्ट्रिंग के जो वेव होती है उसका सवाल है। इसमें क्या बोला गया है आपके पास कि एक सोनोमीटर वायर है और इसमें 3 ब्रिजेस लगा दिए, ये ब्रिजेस 1, ब्रिज 2, ब्रिज 3। देखिए जहाँ पे ब्रिज लगा देते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट तो ये वाला पॉइंट नोड बन गया ना, यहाँ पे लगा तो ये वाला पॉइंट नोड बन गया, यहाँ पे ये वाला नोड, ये तो फिक्स है ही तो नोड, और ये फुली पे है तो ये नोड। टोटल कितने नोड है, 1 2 3 4 5 नोड्स हैं आपके पास। आपको क्या बोला गया, अभी ये सभी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करते हैं, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है वो गिवन है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज V/4L1, रेशियो V/4L2, रेशियो V/4L3, रेशियो V/4L4, रेशियो V सब साफ हो गया, 4 4 4 4 सब साफ हो गया। अब क्या किसका रेशियो आ गया, 1/L1, रेशियो 1/L2, रेशियो 1/L3, रेशियो 1/L4। इसका जो ये रेशियो है वो कितना है, 1:3:4:2, ऐसा रेशियो है आपके पास। क्लियर? तो हम एक काम करते हैं कि यार 1/L की जो वैल्यू है 1/L1, इसको कुछ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, mm हो जाएगा आपके पास, ऐसे किया जा सकता है आपके पास। यहाँ से हम 1/L1 को क्या बोल सकते हैं, 1m बोल सकते हैं। सिमिलरली 1/L2 को क्या बोल सकते हैं, 3m बोल सकते हैं। 1/L3 को क्या बोल सकते हैं, 4m बोल सकते हैं। और 1/L4 को क्या बोल सकते हैं, 2m बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो L1 की वैल्यू जो आपके पास निकली दैट इज 1/m, L2 की वैल्यू निकल के दैट इज 1/3m, L3 की वैल्यू 1/4m और L4 की वैल्यू 1/2m। आप क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं कि बस मुझे पता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, इसकी वैल्यू जो है दैट इज 100 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे निकाली तो ये बनेगा 1/m प्लस 1/3m प्लस 1/4m प्लस 1/2m इज इक्वल टू 100। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने जाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ, कितना ले इसका एलसीएम, 12m ले लेते हैं। 12 यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, ये ऊपर कितना बन गया, 10 25 बन गया ना आपके पास ऊपर। तो m की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 25/12 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 1/48। तो आप अब यहाँ से सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। L1 की वैल्यू कितनी आ गई, L1 की वैल्यू कितनी, 1/m ना, तो ये कितना बन गया आपके पास, 48 सेंटीमीटर बन गया। L2 की वैल्यू आप चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 48, 16 सेंटीमीटर। L3 अगर आप निकालने जाएंगे तो 12 सेंटीमीटर। L4 निकालने जाएंगे तो 24 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये डिस्टेंस पता लग गया आपको, दिस इज 48, दिस इज 16, दिस इज 12 एंड दिस इज 24। आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले पूछा पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 48 आएगा आपके पास, तो P का थर्ड हो जाएगा। फिर आपसे बोला पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड, पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो कितना आ गया आपके पास, 48 58 58 प्लस 6 64 आएगा ना आपके पास, तो Q का 4 मैच कर गया। फिर बोला गया था पोजीशन ऑफ C फ्रॉम राइट हैंड, पोजीशन ऑफ C ए बी सी फ्रॉम राइट हैंड की बात की तो राइट हैंड से कितना आ रहा है, वो 24 आ रहा है आपके पास, तो 1 मैच कर जाएगा। फिर बोला गया सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी, सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी, तो यानी वैल्यू कितनी आ गया, 2800। ये आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, बस आपको पता होना चाहिए सोनोमीटर में जहां पे ब्रिज लगाते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे नोड बन जाता है। प्रॉब्लम नंबर 9 आपके कोलिजन का सवाल है। अगर आपको कोलिजन का बेसिक पता है कि अगर हमारी दो बॉडी कोलाइड होगी तो फाइनल स्पीड्स कैसे निकालते हैं, अगर ये आपको पता है तो ये सवाल आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इसको थोड़ा करके देखते हैं। इस सवाल में क्या पूछ रहा है, तीन, सबसे पहले ये बॉडी से टकराएगी, फिर इसकी वेलोसिटी आएगी, फिर इससे टकराएगी, फिर ये वापस कुछ वेलोसिटी आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी की सिर्फ इसमें चर्चा की है, फाइनल स्पीड कितनी कितनी आएगी आपके पास। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं ए की फाइनल स्पीड की। इसका नाम कुछ ए है, इसका नाम कुछ बी है और इसका नाम कुछ सी है। ठीक, अगर हम देखेंगे
तो हम बोलेंगे यार इसकी स्पीड कुछ v, मान लीजिए आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता है, इसकी स्पीड कुछ v1 बन जाती है इधर और इसकी स्पीड कुछ v2 बन जाती है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो आप एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे mv इज इक्वल टू 2mv2 माइनस mv1 लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। हमने डायरेक्शन मोमेंटम लिया तो ऐसा दे दिया। सेकंड इक्वेशन आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है v1 प्लस v2 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है आपके पास v, तो v1 प्लस v2 कितना आएगा आपके पास v आएगा। अब आप इन दोनों सॉल्व करके वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये वाली वैल्यू तो आ गई m साफ हो गया, तो यहाँ से कितना है आपके पास प्लस 2v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v, ये साफ हुआ आपके पास, तो v2 की वैल्यू आ गई 2v/3। v2 की वैल्यू कितनी है 2v/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2v/3। अच्छा, अगर v2 की वैल्यू 2v/3 आएगी तो इसकी वैल्यू कितनी है v/3, और सब पॉजिटिव आया मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी है वो क्या है, सही है। ठीक, तो ये तो हो गया, एक ही स्पीड आपको मिलेगी। अब आप इन दोनों में कोलिजन करवा दीजिए। अगर आप इन दोनों में कोलिजन करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन E इज इक्वल टू, ऐसा मान लेता हूं कि आफ्टर कोलिजन ये 2m3m है ना, इसकी एसिडिटी कुछ इधर मान लेता हूं v3 और इसकी एसिडिटी कुछ इसकी v4 मान लेता हूं ना, इसकी v4 और इसकी कुछ v3 मान लेता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है v3 प्लस v4 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 2v/3। ये इक्वेशन बन गई। फिर आप एक इक्वेशन आप मोमेंटम कंजर्वेशन की बना दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे 4mv/3, इसका इनिशियल मोमेंटम 4mv/3 इज इक्वल टू 3mv4 माइनस 2mv3। m साफ कर दिया आपने, और यहां से जो वैल्यूज आपके, ये ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब आपको इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो काटना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो बन गया प्लस 2v3, यहां पे बन गया 2v4, यहां पे बन गया 4v/3। सही, ये इससे उड़ गया यहां पे, तो इसकी वैल्यू कितने की 5v4, यहां पे आ गया 8v/3। तो यहां से जो v4 की वैल्यू आ रही है दैट इज 8v/15, 8v/15। तो इसकी स्पीड आ गई आपके पास 8v/15, 8v/15। अगर इसकी 8v/15 आई तो आप इसकी निकाल सकते हैं v3 की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 2v/3 माइनस 8v/15, इसका सोल्व करके देखते हैं। 15 एलसीएम आ गया, ये 10 आ गया, 2v/15। तो इसकी जो स्पीड यहां पे आएगी दिस इज 2v/15। तो फाइनल अब आप देख लीजिए कैसे कैसे जा रही है बॉल। फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो ये वाली बॉल, तो पहले वाली बॉल था वो तो इधर जा रही है, किससे v/3 से। सेकंड वाली जो बॉल है वो फाइनल 2 बार कोलाइड हुई वो, उसके बाद फाइनल जो वेलोसिटी है इसकी 2v/15 इस तरफ आ गई, और ये वाली जो बॉल है लास्ट वाली वो इधर जा रही है किससे 8v/15 से। क्लियर, और ये वेलोसिटी कम है तो वापस कभी कोलाइड हो ही नहीं सकती आपके पास। तो क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। एक ही स्पीड की बात की तो एक ही स्पीड फाइनल आ रही है v/3, मतलब सेकंड मैच करना चाहिए p से। b की स्पीड की बात की तो b की स्पीड है 2v/15, मतलब 4 मैच करना चाहिए। ठीक है, c की स्पीड की बात की तो आपके पास में c की स्पीड है 8v/15, मतलब थर्ड मैच कर रहा है। और पूछा गया फाइनल स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो जो इनिशियल थी वही फाइनल रही, वो बदलेगी नहीं बिकॉज एफ एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा। तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी थी 20 cm, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा mv डिवाइड बाय टोटल मास, कितना आ गया ये 6, तो v/6 आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो 1 मैच कर जाएगा। सिंपल सा सवाल था कोलिजन का, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो बॉल जब कोलाइड करती है, वो भी इलास्टिक कोलिजन था ना, तो और आसान हो गया था सवाल। तो बस जब दो बॉलों में कोलिजन होता है तो कैसे वेलोसिटीज आपको आती है ये निकालना आना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो इसमें ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। 10th सवाल में आपको बोला गया कि एक क्यूबिकल कंटेनर है, और क्यूबिकल है ना, ये साइड भी ए है, ये भी ए है। आपसे ये बोला गया कि इसको फुली फिल किया गया और कुछ कुछ फेसेस आपके सामने बना रखे हैं, इनके ऊपर लगने वाला फोर्सेस पूछा है ना। तो हमें पता है प्लेन फोर्स, कभी कोई प्लेन सरफेस होगा उसको कभी फोर्स निकालना हो तो हम सेंटर ऑफ मास से प्रेशर निकालते हैं और डिवाइड बाय एरिया कर देते हैं। तो अगर आपसे फेस 1 पे पूछा जाए इसके सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर निकालते हैं तो कितना आएगा ρg, ये कितना आएगा a/4, ये पूरा a/2 है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना है a/4, तो ρg a/4। ये तो आपके सेंटर ऑफ मास से प्रेशर आ गया, मल्टीप्लाई इसका एरिया कर देता हूं, तो एरिया करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, एरिया आपके पास आएगा a²/2, तो कितना आ गया बच्चों ρg a²/8। तो हम बात करें फोर्स ऑन 1, कैसे निकाला, सेंटर ऑफ मास से प्रेशर ऑन सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई एरिया, मल्टीप्लाई एरिया। क्लियर, आ गया आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, तो P का 2, तो एक ही ऑप्शन है C सही हो जाएगा। पर ठीक है, अब आगे करते हैं थोड़ा।
फोर्स ऑन 2 पे बोला, सेकंड सरफेस पे, तो इसके भी सेंटर ऑफ मास पे निकालें तो कितना रो जी 3a/4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर बाय 2, तो कितना आएगा आपके पास 3 रो a³ डिवाइड बाय 8। क्लियर? एक जी रह गया ना यहाँ पे, जी इसमें रह गया। डन। तो 3/8 आएगा आपके पास, 3/8 मतलब फोर्थ मैच कर जाएगा क्यू का। ट्रायंगुलर फेस 3 इस वाले फेस के ऊपर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास आता है h/3 पे, नीचे से कितना h/3, चाहे कैसा भी शेप हो h/3 पे आता है आपके। अगर ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, जो सेंटर ऑफ मास है वो h/3 पे आएगा। तो h/3 पे अगर आप देखेंगे सेंटर ऑफ मास यहां से कितना हाइट पे आएगा आपके पास a/3, तो ऊपर से कितना 2a/3, तो अब थर्ड पे निकालने जाएंगे तो रो g 2a/3 और इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा a²/2, हाफ बेस इंटू हाइट अगर आप करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकल के आया दैट इज रो जी a³ डिवाइड बाय 3, रो जी a³ डिवाइड बाय 3, ये थर्ड पे आ गया। अच्छा, अब अगर आपसे बात किया जाए फोर्थ सरफेस के ऊपर, फोर्थ सरफेस पे अगर आप निकालने जाएंगे तो इस हाइट पे आएगा। ये वाली हाइट कितनी आएगी आपके पास? a/3 ना, ये वाली हाइट a/3 आएगी। तो यहाँ पे रो जी a/3 और मल्टीप्लाई e²/2, तो कितना आएगा रो जी a³ डिवाइड बाय 6। तो आपके पास में सी ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा, उसमें सही रिजल्ट आ जाए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी कोई प्लेन सरफेस हो आपके पास में तो आप क्या करो, उसे सेंटर ऑफ मास से प्रेशर निकालो, मल्टीप्लाई एरिया करो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप का पहला सवाल कर रहे हैं। इसमें बोला गया इस कंटेनर में 2 होल किए गए, एक ये वाला पॉइंट P पे, एक पॉइंट Q पे। डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस गिवन है और वाटर फुल्ली फिल्ड है इसके अंदर, इस कंटेनर में। आपसे बोला गया यहाँ से जो दोनों स्ट्रीम्स निकलती है वो इस R पॉइंट पे कट करती है, तो R की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ये डिस्टेंस इसने पूछा है। तो मैंने क्या किया, जो P से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है कि √2gh आएगी, और यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी कितनी है √4gh आएगी। इतना सही है। तो अगर आप इसकी x की वैल्यू लिखेंगे, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, 0,0 मान लेते हैं, तो इसके लिए जो x कोऑर्डिनेट आएगा इस वाले के लिए वो कितना आएगा √2gh मल्टीप्लाई t, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा आपके पास, y कोऑर्डिनेट आएगा हाफ g और t²। सही है ये बात? नीचे की तरफ हमने y मान लेंगे ना, इसको नीचे की तरफ y पॉजिटिव मान दिया, ये इधर आपने x माना है और नीचे की तरफ आपने y पॉजिटिव माना है। अब आप देखिए इसमें हम इसकी इक्वेशन निकाले, तो मैं इसकी इक्वेशन निकालूंगा दोनों, जहां पे आपके पास में कट कर दी दोनों इक्वेशंस, वो हम देख लेंगे। तो इसकी अगर आप इक्वेशन निकालेंगे तो ये बन जाएगा हाफ जी t² की जगह कितना है x² डिवाइड बाय 2gh, g ने g को मार दिया तो y की जो वैल्यू आ गई दैट इज x² बाय 4h, ये y की वैल्यू आ गई। इसके लिए अगर आप इस वाले के दूसरा वाले के देखेंगे तो उसके लिए x के लिए कितने के √4gh मल्टीप्लाई t, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक, और अगर आप y की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ y कितना का हाफ g, और t² की वैल्यू कितनी है हाफ g t² कर देता हूं इसको, ठीक है। पर यहाँ पे y नहीं होगा, ये एक्चुअली h+y होगा ना। y को आप क्या लिख देंगे, ये जो डिस्टेंस है आपके पास में यहां से वो इसके बराबर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी y - h, बिकॉज यहां से हम y मेजर कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो हाफ g t² आएगा वो y - h आएगा। आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ पे कितना है y - h इज इक्वल टू हाफ g t² की वैल्यू x² डिवाइड बाय 4gh, g ने g को मार दिया तो यहाँ पे आ गया x² बाय 8h, तो y की वैल्यू कितने की h प्लस x² बाय 8h। मुझसे ये पूछा गया जहां पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप दोनों के y को बराबर कर दीजिए, क्योंकि जब कट करा दोनों का y बराबर होगा। हमने इसका भी y यहीं से लिया और इसका भी y यहीं से लिया और ये इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम मान के इसकी इक्वेशंस लिखी है, तो दोनों में जब y बराबर होगा तब देख लेते हैं। तो y की जगह क्या लिख दिया x² बाय 4h इज इक्वल टू h प्लस x² बाय 8h, तो यहां से अगर आप देखें तो बन जाएगा x² बाय 8h इज इक्वल टू h, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है 2√2h आ जाएगी, x की वैल्यू 2√2h आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो आप पुट कर देंगे, √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप सोल्व कर लीजिए। क्लियर? तो सिंपल सवाल था, इक्वेशंस बनाया और हमने इसको सोल्व कर दिया। न्यूमेरिकल का इसमें आपसे बोला गया कि दो सोर्स हैं ए और बी, इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो आपको बोला गया इस एक्सिस पे जो थर्ड मैक्सिमम मिल रहा है, थर्ड मैक्सिमम उसकी पोजीशन क्या होगी। देखिए इन्फिनिटी पे अगर आप देखें तो डेल्टा x 0 मिलेगा आपको, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी अप्रोक्सीमेट। फिर अगर आप देखें तो डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा आएगा, फिर यहाँ पे डेल्टा x इज इक्वल टू कोई पॉइंट पे 2 लैम्डा आएगा, सिमिलरली यहाँ पे कहीं पे 3 लैम्डा आएगा, तो इसको बोल रहा है वो थर्ड मैक्सिमम।
तो अगर आप इसको थर्ड मैक्सिमा बोल रहे हैं तो आइए इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं ये डिस्टेंस कुछ ये पॉइंट m मान लो, तो हम क्या बोलेंगे am माइनस bm की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 3 लैम्डा के बराबर आनी चाहिए। तो am की वैल्यू, ये डिस्टेंस कुछ x मान लेता हूं मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, am की वैल्यू तो बन गई 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट माइनस bm की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा। उधर ले जाके स्क्वायर उठा दीजिए तो ये बन जाएगा 16 लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा। यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर को उड़ा दिया क्या, हाँ ठीक है, और यहाँ पे कितना है 6 लैम्डा x आएगा ना आपके पास। इसको थोड़ा और प्रोसीड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7 लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, 7 लैम्डा इज इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 लैम्डा बाय 6, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। चेक कर लीजिए कुछ गलती नहीं है, 7 लैम्डा आ गया यहाँ पे और ये 6 लैम्डा x आया, लैम्डा ने इसको मार दिया तो x की वैल्यू 7 लैम्डा बाय 6 आ गई। अच्छा अब आप इसकी वैल्यू देख लीजिए तो 7 बाय 6 कितना आता है आपके पास, 7 बाय 6 आता है 1 और 1.16 आ रहा है ना आपके पास, 1.16 ही आएगा ये, इसको सोल्व करें तो 1.16 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.16। क्लियर। तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे बनेंगे मैक्सिमा इसके अंदर। अगर आप इसमें ऐसे रहते हैं तो हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आता है डेल्टा एक्स वो तो डी के बराबर आता है, यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आता है डी के बराबर, और इन्फिनिटी में जो डेल्टा एक्स आता है वो कितना था, 0 आता है, यहाँ पे भी कितना था, 0 आता है। सिमिलरली फिर आप डी के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर डी 3 लैम्डा के बराबर है तो फिर लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा आएगा, 3 लैम्डा, फिर यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, ऐसे नंबर ऑफ मैक्सिमा भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 3, एम्पियर्स लॉ का सवाल है, आसान है सवाल में ये बोला गया यहाँ पे ऐसे आपके पास में एक सिलेंड्रिकल वायर है। अच्छा इसकी डिस्टेंस अगर आप देखें तो आपको चीज जो रेडियस है वो कुछ 12 mm है ना आपके पास में, ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज कैपिटल R, उसके लिए 12 mm। इसने बोला 6 mm के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, दिस इज R/2 पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पे एक ऐसे एम्पियर लूप मान लिया, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई इनसाइड, ऐसे लिखा जा सकता है। तो B को बाहर निकाल लिया, DL कितना बन जाएगा 2 पाई R बन जाएगा, म्यू नॉट इनटू में आई इनसाइड निकालना पड़ेगा बिकॉज़ J वेरिएबल है। तो अगर आप आई इनसाइड निकालने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, DI जो बनेगा छोटा सा DI वो बनेगा J मल्टीप्लाई 2 पाई R dr, उसमें एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, J इज करंट डेंसिटी होता है ना आपके पास मल्टीप्लाई एरिया। इसको आप इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, 0 से लेकर स्मॉल r तक, तो करंट तो निकालते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो I बन गया, ये कितना बन जाएगा J मल्टीप्लाई 2 पाई, अच्छा J की वैल्यू पुट कर, J की वैल्यू J नॉट R बाई 2, J की वैल्यू कितनी है J नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R मल्टीप्लाई 2 पाई R और यहाँ पे dr, आप इंटीग्रेट कीजिए यहाँ पे इसको, तो ये आ गया J नॉट 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल R और यहाँ पे बन गया R क्यूब बाई 3। ठीक है, अब यार ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्लियर है सारा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे B dl की वैल्यू कितनी है 2 पाई R, म्यू नॉट I की वैल्यू लिख दी J नॉट 2 पाई बाई 3 R क्यूब बाई R, इस R से यहाँ पे कट गया R स्क्वायर बचा। ठीक है, और ये 2 पाई से 2 पाई कट गया आपके पास। तो B की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, B की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट J नॉट डिवाइड बाई 3 और ये बन गया आपके पास R स्क्वायर और इसको भी लिख दिया 2R। क्लियर, क्योंकि वो 6 mm है वो 12 mm है। यहां पे ये भी साफ कर दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। ठीक है, J नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास, J नॉट की वैल्यू है 10 टू द पावर 4, ये आ गया R बाई 2 दैट इज 6 mm ना, 6 mm डिवाइड बाई 2, पर mm है तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा बच्चों 1000 करना पड़ेगा, बिकॉज जो J है वो ऐसे यूनिट्स में है और यहाँ पे आपने कर दिया डिवाइड बाई 3। अब थोड़ा देखते हैं क्या खेल बन रहा है। तो ये हटाया ये हटाया ये हटाया तो बन गया 10 टू द पावर -6, मतलब माइक्रो में रिजल्ट आएगा, माइक्रो में ही इसने पूछा है। ठीक है, और देखते हैं और कुछ कट रहा है क्या आपके पास, यहाँ पे 2 आ गया आपके पास, यहाँ पे 2 आ गया, तो जो B की वैल्यू है दैट इज 4 पाई, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 3.14, चेक करके देखेंगे 16 1 5 और 15.56 के आसपास कुछ गलत किया कि नहीं, 12.3, 12.56 मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था। ठीक है, 12.56 मतलब 12.56 आंसर आना चाहिए और वो आ रहा है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी और एम्पियर लॉ आपको लगाना था। ठीक है,
प्रॉब्लम नंबर 4 की अगर आप बात करेंगे तो सवाल में ऐसे बोला गया कि यहाँ पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन के अंदर और इस स्ट्रिंग को काटा गया, और जब स्ट्रिंग को काटा तो स्ट्रिंग वर्टिकल बनेगी, ऑब्वियसली स्ट्रिंग नीचे आएगी। जब वर्टिकल बनता है तो उस टाइम पे ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा वो देखना है। तो यार बच्चों जो केस है ना ये प्योर रोटेशन वाला केस है, प्योर रोटेशन वाला। और प्योर रोटेशन में अगर आपको याद होगा तो जो डेल्टा वी है इट इज ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2 आता है। VBL को आप इंटीग्रेट करते हैं तो ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2 बनता है। तो कुल मिला के मुझे इस बॉटम वाले पॉइंट पे ओमेगा चाहिए, तो मैंने क्या लिखा mgl बाय 2। ये पोटेंशियल में चेंज आएगा किसके बराबर होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो mgl बाय 2 को लिखा हाफ आई की जगह आ गया ml स्क्वायर बाय 3 बिकॉज दिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ml साफ कर दिया, 2 साफ हो गया आपके पास। ओमेगा की वैल्यू कितने की 3g बाय l का रूट, ओमेगा की वैल्यू आ गई 3g बाय l का रूट, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको डेल्टा भी मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू तो आ गई रूट 3g बाय l, b की वैल्यू कितनी है 20 और l स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 1/10 मल्टीप्लाई 1/10। ये साफ हो गया आपके पास। और l की वैल्यू हमने यहाँ पे दिस इज पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो 1/10 दैट विल बिकम 30g, दिस इज 300 ना, दिस इज 300 मल्टीप्लाई 1/5। तो डेल्टा वी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2√3 ऐसा कुछ आ रहा है। ये एक्सप्रेशन है कि चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने लिखा ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2, अच्छा एक 2 बच गया ना यहाँ पे आपके पास, दिस इज 1/2 एक नीचे आएगा, 1/2 नीचे आएगा, सिर्फ क्या बनेगा √3। तो डेल्टा वी के लिए कितने के बच्चों 1.73। ये एक्सप्रेशन तो आप पता था ना, हमने नोट्स के अंदर सवालों में निकाला है इसको। आप VBL लीजिए फिर आप उसको इंटीग्रेट कीजिए तो ऐसा बनता है। V को लिखते हैं आप ओमेगा x, B को B लिखते हैं और DL को जो DL है उसको आप DX लिख दीजिए, फिर आप इंटीग्रेट करिए 0 से लेकर L तक, तो ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2। डायरेक्शन देख सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे ऐसे घूम रहा है ना ये, तो अगर आप ऐसे घूम रहा है तो ये वाला हायर पोटेंशियल बनेगा, ये वाला लोअर पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, आइए अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। वी आर डूइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें क्या बोला गया, आपको बोला गया कि यहाँ सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया रूट NGR वेलोसिटी से, और मैक्सिमम जो अर्थ के सरफेस से हाइट है दैट इज 2r, वो सरफेस से हाइट है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है 3r। यहाँ पे सीधी मिस्टेक हो जाती है, लोग इसको 2r ही पिक करके प्रोसीड कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वो सवाल को पहले पढ़ दीजिए, सवाल क्या बोला, सवाल बोला कि हाइट गिवन है आपको सरफेस से, तो वो कितनी है 2r, सेंटर से कितनी होगी 3r। अब सबसे पहले एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा, दैट इज m VR इज इक्वल टू एम वी मल्टीप्लाई 3r। r ने r को मार दिया, m ने m को मार दिया, तो v की वैल्यू आ गई रूट NGR डिवाइड बाई 3। सेकंड आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर माइनस जी एम एम डिवाइड बाई r। इस पॉइंट की एनर्जी लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाइनल लिखिए तो हाफ m NGR डिवाइड बाई 9, हाफ m v स्क्वायर किया तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी NGR डिवाइड बाई 9 और माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2r, सॉरी 3r, दिस इज 3r। अच्छा अब आप इस सोल्व करके देखिए, तो अगर आप इसको किस तरफ ले जाते हैं उसको उस तरफ लेके चलते हैं ना, तो यहाँ पे यह जो टर्म आपके पास निकल के आएगी 8/9 हुआ ना, 8/9 दिस 4/9, 4/9 m NGR। अरे सही है ये, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आएगा जी 2/3 ना, 2/3 जी एम एम डिवाइड बाय r। पर यहाँ पे स्मॉल जी की बात हुई तो ऊपर नीचे r मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तो बन गया 4/9 mgr, एक n और है यहाँ पे देखिए g कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर, स्मॉल जी पुट कर दे, कितना आ गया mgr ने mgr को उड़ा दिया, तो n की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, n की वैल्यू कितने 6/4, 6/4 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5। इसमें एक सीधी मिस्टेक लोग करते हैं, वो हाइट को ही सेंटर डिस्टेंस मान लेते हैं, इसलिए सवाल को सही ढंग से पढ़ना जरूरी है। प्रॉब्लम नंबर 6 करें न्यूमेरिकल का, और ये आपके पास में वर्नियर कैलिपर का सवाल है। वर्नियर कैलिपर बच्चों को नहीं आता तो वापस देख लीजिए, मैंने एक वीडियो आपको बताया था जब क्लास में दिखाया था, वही वीडियो अभी वापस देख लेंगे तो आपका कवर अप हो जाएगा। आपको बोला गया मेन स्केल डिवीजन, सवाल बताया मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, और वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकाला, बिकॉज बोला है कि इसके 15
स्केल्स उसके इसके 16 स्केल उसके 15 से मैच कर रहे थे। 1 ईयर स्केल डिवीजन कितना गया 15/16। लीस्ट काउंट क्या होता है मेन स्क्वायर डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन किया तो 1/16 आ गया। अब रीडिंग के लिए उसे बोला गया कि जो आपके पास में 1 ईयर स्केल का 0 है वो 32 के जस्ट थोड़ा सा आगे है, 32 आ गया। और फोर्थ जो है वो मैच कर रहा है तो 4 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कर दिया आपने तो एक्सप्रेशन कितना गया 3.25। तो सिंपल सा सवाल था। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज दोनों इंपॉर्टेंट है, जेई में एक आधा सवाल आपको मिल जाएगा तो आप ढंग से दोनों टॉपिक करके जाइएगा, बहुत सिंपल से टॉपिक है। ठीक है बच्चों, 7th प्रॉब्लम आपके पास सर्कुलर मोशन का सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है और सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। एक पार्टिकल है उसका मास कितना है 1 kg, सर्कुलर मोशन में आपके पास घूम रहा है और जो रेडियस है आपके पास दैट इज 2 मीटर। इसकी रेडियस कितनी है 2 मीटर। पावर का जो ग्राफ है वो ऐसा है, वो इनिशियली शुरू हो रहा है t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल घूमना शुरू हो जाएगी, स्पीड बढ़ रही है उसके पास। ठीक है, तो पावर अगर आप देख रहे हो मान लीजिए कोई एक पॉइंट पे हम चले जाते हैं तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे होंगे, एक तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा आपके पास और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। क्लियर, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी तो पावर तो यही आएगा ना, क्योंकि F डॉट V होता है तो इसकी वजह से तो पावर आएगा ही नहीं। तो अगर आप पावर लिखेंगे पावर तो पावर कितना आएगा आपको, दैट इज F टेंजेंशियल मल्टीप्लाई स्पीड, F टेंजेंशियल मल्टीप्लाई स्पीड, बिकॉज दोनों में एंगल 0 है। पावर जो फॉर्मूला था बच्चों वो ये होता है, पावर इज इक्वल टू F डॉट V। तो अगर आप F टेंजेंशियल को लिखेंगे तो F टेंजेंशियल मल्टीप्लाई V किसके बराबर आ रहा है आपके पास, T के बराबर आ रहा है इस कर्व के हिसाब से। क्लियर, अच्छा इसको लिख दिया ma, a क्या बन जाएगा dv/dt, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, इसको at लिखा जा सकता है vt, तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको क्या लिखा जा सकता है dv/dt, दिस इज चेंज इन स्पीड मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू t। तो यहां से अगर आप चेक करेंगे m की वैल्यू तो कितनी है सवाल है 1 kg, तो इसकी दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। यहाँ पे आगे v²/2 इज इक्वल टू t²/2 प्लस c आप लिख सकते हैं। आपको पता है t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है तो c की वैल्यू भी 0 है, तो ये बात हटा दो यहाँ पे। तो v किसके बराबर आ रहा है t के बराबर आ रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के बराबर होगी। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट नेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी आई वो तो आ गई 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो अगर 2 मीटर पर सेकंड, अच्छा और ये वाली वैल्यू पुट करके देख लेते हैं यार, ft की वैल्यू टेंजेंशियल फोर्स निकाल लेते हैं तो ft मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू t, तो ये तो बराबर आ गया आपके पास। तो ft की वैल्यू कितनी है टेंजेंशियल फोर्स की, दैट इज 1। अरे सही है, हर एक टाइप पे दोनों बराबर है तो ये साफ हो गया आपके पास। तो at की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। अच्छा अगर at की वैल्यू 1 है, अब नेट एक्सीलरेशन देखता हूं, 2 एक्सीलरेशन होंगे सर्कुलर मोशन के अंदर, एक तो ac आएगा दैट इज v²/r, v²/r, तो v²/r करूंगा तो कितना है 1 मीटर पर सेकंड। अरे सही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v ac कितना होता है v²/r होता है, तो v² की वैल्यू 4 होगी, r की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, सॉरी, तो ये कितना है 2 आ जाएगा इधर, ये इधर 2 आ गया आपके पास। और at पता है at की वैल्यू कितनी है 1, तो a नेट अगर आप निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 1 दैट इज √5। तो √5 आपके पास होना चाहिए, आप सोल्व कर दीजिए √5 को तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको सर्कुलर मोशन पता होना चाहिए कि अगर आप बात करें नेट चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन वेलोसिटी वो आता है at के बराबर। अगर आप बात करें चेंज इन स्पीड तो वो किसके बराबर आता है at के बराबर। चेंज इन वेलोसिटी a नेट के बराबर, चेंज इन स्पीड a t के बराबर। क्लियर, और ये जो ac का काम है वो क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए। अभी हम इस पेपर के लास्ट सवाल पे हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडिएशंस आ रहे हैं आपके पास, तो स्फेरिकल शेप है, तो इस पे जो रेडिएशंस गिर रहे होंगे आप उन्हें कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोल सकते दैट इज इंटेंसिटी मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन इज πr²। और ये कुछ एब्जॉर्बिलिटी कुछ इतना होगा तो इतना पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इतना पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ए एब्जॉर्बिलिटी का कांस्टेंट है। अब इसने बोला जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है सवाल में वो आपको गिवन है कितना है, दैट इज 300 केल्विन। अब इसने बोला कि स्टेडी स्टेट आपके पास आ चुकी है तो बताइए इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए ये जो पावर एमिट कर रहा होगा वो कर रहा होगा जो नेट पावर एमिट, दैट इज सिग्मा EA, खुद का पावर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग की पावर की टेम्परेचर की पावर 4 इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन, इतना सही है। अब देखिए एक कोई बॉडी के लिए एब्जॉर्बिलिटी और आपके पास एमिसिविटी दोनों सेम होता है तो कट जाएगा, इसलिए सवाल में ऊपर मेंशन्ड है कि उसकी एमिसिविटी गिवन नहीं है, उसे जरूरत भी नहीं है, तो कट जाएगा। सिग्मा की वैल्यू है 5.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -8, ये करेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे -3 है वो करेक्शन होगा। ये आएगा 4 पाई और ये जो दिस इज r², T0 की पावर 4 ये हमें निकालना है, TS की पावर 4 हमें गिवन है 300 की पावर 4। देखिए यहाँ पे ये चीज हमने केल्विन में पुट की है बिकॉज आपके पास में जो इंटेंसिटी है और सिग्मा है उन सब की वैल्यू आपके पास में किसकी टर्म में है, केल्विन की फॉर्म में है।
बस यूनिट्स में आप चेक कर सकते हैं, सिग्मा की जो वैल्यू है वो केल्विन की फॉर्म में, इस वजह से यहाँ पे ये भी केल्विन में पुट करना पड़ रहा है। और इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 912 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर को मार दिया, इसको थोड़ा काट के देखते हैं, 4 दूनी 8 और ये इतना आ गया आपके पास, ठीक है। इसको आप यहाँ पे 10 कर दीजिए तो ये आ गया आपके पास 4 आ जाएंगे। तो कैलकुलेशन तो कुछ आसान सी लग रही है, बन तो रहा है, देखते हैं ये थोड़ा। तो आपने लिखा 10 टू द पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, ये बन गया यहाँ पे 10 टू द पावर -7, नहीं 10 टू द पावर -9 बन गया ना, ये 10 टू पावर -9 बन गया। उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 4 मल्टीप्लाई दिस टर्म विल बी 10 टू द पावर 9। से हमने क्या लिखा, T0 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 10 टू द पावर 9 प्लस 3 10 टू द पावर 8। 3 का इसकी पावर 4 है, 81 बन जाएगा, 81 पावर 4 हो जाएगा। तो T की पावर 4 बन गया आपके पास, दिस इज 1 to 1 40 प्लस 81, और यहाँ पे बन गया 10 टू द पावर 8। तो कितना बन गया ये, T0 इज इक्वल टू √11, बिकॉज इसकी पावर, इसको रूट करें तो 11 आएगा, फिर उसका रूट किया बिकॉज पावर 4 है, मल्टीप्लाई 100। आपको √11 की वैल्यू क्यों होती है, 332 केल्विन आ जाएगा ना आपके पास। और 332 केल्विन आ गया, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ गया आपके पास, ये दिस इज 59 डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर आपके पास में आ गया 59, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है, ये पेपर भी यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।